भारत की आर्थिक व्यवस्था और भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है वो इतना विस्तृत है कि हम उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप भारत के विदेश संबंध का जो मुख्य रूप से चैप्टर है उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट शुरुआत में डाल दिया है। तकनीकी संसाधनों में थोड़ी सी त्रुटि हुई, उसकी वजह से जो एक पूरा वीडियो बनाया गया था वो नहीं डल पाया, तो फिर से शुरुआत करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से हम गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसको पढ़ते हैं। भारत का जो विदेश का संबंध है उस संबंध में तमाम वो शक्तिशाली राष्ट्र शामिल है जो लंबे समय से भारत के संपर्क में है। उसके पीछे वजह भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था और भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है वो इतना विस्तृत है कि हम उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया को भारत जो है वो एक प्रकार से बाजार नजर आता है, इसलिए वो सारे के सारे तमाम राष्ट्र भारत के साथ में अच्छे रिश्तों को स्थापित करना चाहते हैं। कुछ राष्ट्रों को अगर अपन छोड़ दें तो उनमें कुछ राष्ट्र ऐसे रहेंगे जो मित्रता पूर्ण संबंधों को स्थापित नहीं करना चाहता। उनमें एक मुख्य रूप से पाकिस्तान है। गुटनिरपेक्षता की जो नीति है इस नीति को अपन अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही कम से कम विभिन्न राष्ट्रों के साथ में अपना स्थापित संबंध कर रहा था। यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही भारत की वो तमाम शक्तिशाली राजनेता या फिर स्वतंत्रता सेनानी भारत के रिश्ते जो है वो विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। उन्हीं नेताओं में मुख्य तौर पे सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है और ये सुभाष चंद्र बोस इतने बुद्धिजीवी माने जाते हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, अर्थात आजाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की। अब मेरे साथियों यहाँ पे आप देखिए, भारत जो है उसके स्वतंत्रता सेनानी जो है वो लगातार विश्व के उन राष्ट्रों के साथ में अपना संपर्क स्थापित करने में लगे हुए हैं जो शक्तिशाली है। भारत के सुभाष चंद्र बोस किसके संपर्क में हैं? जापान के। जापान के संपर्क में इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन जो है किसके खिलाफ लड़ रहा है? जापान के खिलाफ। द्वितीय विश्व युद्ध की जब शुरुआत होती है तो इसमें मुख्य रूप से जापान, जर्मनी और इटली, ये तीन राष्ट्र सर्वोपरि अपनी भूमिका निभा रहे थे। इस साइड में ब्रिटेन है, इसके साथ साथ में फ्रांस है, चाइना है, अमेरिका है और सोवियत संघ है। अब मेरे साथियों आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है, सुभाष चंद्र बोस जो है वो जापान के साथ अपने संपर्कों को स्थापित कर रहे हैं। सुभाष चंद्र ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जापान के सामने कौन सा राष्ट्र है? ब्रिटेन। हमें आजादी कौन से राष्ट्र से चाहिए? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ही हम आजाद होना चाहते हैं। तो आजादी से पहले ही हमने विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ में संबंधों को स्थापित करना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ में भारत लगातार प्रयास करता रहा और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही हमारा जो नेतृत्व है वो लगातार इस प्रयास में रहा कि हम विश्व के उन देशों के साथ में संबंध स्थापित करें जो ब्रिटेन के खिलाफ हैं, जो ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति, जो ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति उसका विरोध करते हैं। मेरे साथियों आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करके देखिए, विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भारत की भूमिका रही और उस भारत की भूमिका में सबसे ज्यादा फायदा इस चीज का होता है कि वो दुनिया के शक्तिशाली जो राष्ट्र है
वो धीरे धीरे किसके पक्ष में आते गए? भारत के पक्ष में आते गए। मेरे साथियों, यहाँ पे आपको सोचने वाली बात, इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और ध्यान किस चीज का रखना है कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, संपूर्ण विश्व जो है वो दो गुटों में बट गया था। संपूर्ण विश्व कितने गुटों में बटा हुआ है? दो गुटों में। एक गुट जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का, दूसरा जो गुट है वो सोवियत संघ है मेरे दोस्तों, सोवियत संघ। अब मेरे दोस्तों यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है, भारत जो है इन दोनों ही गुटों में शामिल नहीं होना चाहता। भारत का मानना है कि अगर अपन संयुक्त राज्य अमेरिका का साथ देंगे तो हमसे सोवियत संघ नाराज हो जाएगा। अगर हम सोवियत संघ का साथ देंगे तो हमसे अमेरिका नाराज हो जाएगा। इसलिए भारत ने तीसरा विकल्प निजात किया और तीसरा विकल्प जो है वो बनाया, और उस तीसरे विकल्प को गुट निरपेक्ष कहा जाता है। ये गुट निरपेक्ष का मतलब यहां पे यह हुआ कि हम दोनों ही गुटों का समर्थन नहीं करेंगे, अर्थात हम किसी एक गुट में शामिल नहीं होना चाहते, हम तीसरे गुट का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें कोई सा भी राष्ट्र ये नहीं कहे कि आप स्वतंत्र अपनी विदेश नीति का अनुसरण मत करो। भारत ने कहा कि हम अमेरिका के साथ में भी जुड़ाव रखना चाहते हैं, हम सोवियत संघ के साथ में भी जुड़ाव रखना चाहते हैं और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना चाहते हैं। इसका मतलब भारत के जो नेता हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम अपने राष्ट्र का विकास खुद के स्तर पे करें, अर्थात खुद की विदेश नीति अपनाएं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई आंतरिक हस्तक्षेप दूसरे राष्ट्रों के द्वारा नहीं होना चाहिए। ये किन के द्वारा मानना है मेरे दोस्तों? भारत के द्वारा मानना है। और भारत के जो शक्तिशाली और संप्रभुता को महत्वपूर्ण मानने वाले जितने भी तमाम राजनेता उस समय हुआ करते थे, उनका मानना था कि हम अपनी विदेश नीति का अनुसरण करेंगे। मेरे साथियों, इसी दौर में आपको एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है। आपने देखा होगा जैसे ही 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, और आपको पता होना चाहिए ये ऐसे ही खत्म नहीं हुआ, इस समय परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, और जो परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया वो जापान के ऊपर किया गया। जापान के महत्वपूर्ण दो शहर हुआ करते थे, एक का नाम हिरोशिमा, दूसरे का नाम नागासाकी। इन दोनों के ऊपर परमाणु बम डाले गए और इस परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाले ये दोनों ही शहर हुआ करते थे। देखते ही देखते लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे खत्म हो गए थे। मेरे साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व जो है वो शीत युद्ध का दौर देखता है, और इस शीत युद्ध के दौर में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का निर्माण हुआ तो वो परमाणु हथियारों का है। यानी परमाणु हथियारों को इतनी बड़ी संख्या में बनाया गया, आज पूरा का पूरा विश्व इन्हीं परमाणु हथियारों के डर से डरा हुआ है। मेरे साथियों, आपको एक छोटी सी जानकारी और बता देते हैं। भारत जो है सन 1947 ईस्वी में आजाद होता है, लेकिन यहीं पर एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। चाइना नवंबर में 1949 ईस्वी में मेरे दोस्तों एक कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में अपनी सरकार बनाने में सफल होता है, और इसका मानना था कि हम चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार का संचालन करेंगे। यानी 2 वर्षों बाद
चाइना अपनी सरकार को संचालित करता है। भारत 1947 में ही अपनी सरकार का संचालन करना शुरू कर देता है। आज चाइना जो है विश्व की आर्थिक जगत में दूसरे नंबर पे उसका नंबर आता है। यानी अमेरिका के बाद विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास पैसा है तो वो चाइना है। चाइना ने लगातार प्रगति की, लगातार उन्नति की और लगातार समृद्धि हासिल की, जिसकी वजह से आज चाइना दूसरे नंबर पे है। मेरे साथियों, आगे अपन जानकारी को कंटिन्यू और निरंतरता में रखते हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखना, भारत जो है वो लगातार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में काम कर रहा है। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है उनका जो कार्यकाल है वो केवल और केवल प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, वो भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। अर्थात विदेश मंत्रालय से संबंधित जितनी भी रणनीतियां हैं वो जवाहरलाल नेहरू को ही बनानी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू जो है इनका मानना है कि मुझे मुख्य तौर पे 3 बातों का ध्यान रखना है। अपनी विदेश नीति में 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। उन 3 बातों को अपन एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथियों, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम अपने देश की संप्रभुता को बचाकर रखेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि अपने देश की जो अखंडता है उसको हम बचाकर रखना चाहते हैं। और तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा अपने देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं, और वो भी तेज गति से आर्थिक विकास करना चाहते हैं। तो विदेश नीति में जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित हो जाती है। मेरे साथियों, यहाँ पे आप देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि संप्रभुता को स्थापित करना चाहते हैं, क्षेत्रीय अखंडता को स्थापित करना चाहते हैं और तेज गति से अपना आर्थिक विकास करना चाहते हैं। करना कौन चाहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। मेरे साथियों, यहाँ पे अपन को एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना है। वह बात जो है, जवाहरलाल नेहरू का ज्यादातर जो झुकाव था वो साम्यवादी विचारधारा के ऊपर है। यानी जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि अपने देश में कौन सी विचारधारा के नजदीकी संपर्क साधने हैं वो साम्यवादी है। लेकिन भारतीय जनसंघ और इसके साथ साथ में स्वतंत्र पार्टी, इन दोनों का मानना है कि हमें मुख्य तौर पे किसके साथ में जाना चाहिए? अमेरिका के साथ में जाना चाहिए। भारतीय जनसंघ के उस समय सबसे बड़े प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे जिनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक शब्द में अगर अपन कहें तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही है। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सन 1951 में की थी। मेरे साथियों, स्वतंत्र पार्टी को मुख्य तौर पे लीड कर रहे थे सी राजगोपालाचारी। कहने का तात्पर्य यह हुआ, इन दोनों का ही मानना है कि भारत अगर पूंजीवाद के नजदीक में रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा, और जैसे ही उत्पादन होगा तो हम निर्यात कर पाएंगे, और इसी निर्यात की वजह से अपने देश को प्रगति मिलेगी, अपने देश को उन्नति मिलेगी। मेरे साथियों, कूटनिरपेक्षता की नीति लगातार चलती रहती है। नेहरू जी जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते रहते हैं और लगातार भारत की जो विदेश नीति है उसको अच्छी तरह से साबित करने के लिए मेहनत करते रहते हैं।
मेरे साथियों, इसके बाद अपन को देखना है कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो किस प्रकार से दोनों ही खेमों से अपनी दूरी को बनाए रखना चाहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, एक छोटी सी जानकारी आप यहाँ पे और ध्यान रखिए, और वह छोटी सी जानकारी जो है वो मेरे दोस्तों यह है, 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे साथियों? सुरक्षा को स्थापित करना, शांति को स्थापित करना और युद्ध को रोकना। आप यहाँ पे मेरे साथियों एक चीज का ध्यान रखिए, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है, तो भारत जो है वो इसमें 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को शामिल हो जाता है। 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ में कौन शामिल हुआ? भारत। भारत चाहता है कि विश्व में वह उन्नति करे, भारत चाहता है विश्व में प्रगति करे, भारत चाहता है कि वो विश्व में तमाम उन राष्ट्रों के साथ में अच्छे रिश्ते स्थापित करे, जिसकी वजह से भारत का आर्थिक ही नहीं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकास भी हो सके। मेरे साथियों, यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है, भारत जो है दोनों ही खेमों से अपनी दूरी को स्थापित करना चाहता है। भारत का मानना है कि हम न ही तो सोवियत संघ के फेवर में जाएंगे और न ही हम संयुक्त राज्य अमेरिका के पास जाएंगे। तो इन्होंने कौन सी नीति को अपनाया? गुटनिरपेक्षता की नीति को, और वो अपन देखते हैं। मेरे साथियों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूं, और वह जानकारी जो है नाटो की है। एक शब्द यहाँ पे लिखा जा रहा है नाटो। इस नाटो को अपन समझते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर अपन इसको हिंदी में लिखने का प्रयास करें तो उत्तर अटलांटिक पूरा कट गया, नाटो को समझते हैं। और ये जो नाटो है मेरे दोस्तों, इसका पूरा नाम जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप थोड़ा सा हिंदी में लिखोगे तो आपको देखने को मिलेगा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अब मेरे साथियों यहाँ पे देखिए, जब इसकी स्थापना की जाती है तो इसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, यानी इसका लीडर जो है वो अमेरिका है। अमेरिका ने ये कहा कि एक तरह से जो भी राष्ट्र इसमें शामिल होगा उस राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, यानी उस राष्ट्र को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस नाटो में जितने भी राष्ट्र शामिल है, और अगर कोई शत्रु राष्ट्र उनके ऊपर हमला करेगा तो ये सारे के सारे मिलकर उसका जवाब देंगे मेरे साथियों। यानी अगर आप किसी एक राष्ट्र पे हमला कर रहे हैं तो नाटो की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका एक साथ मुकाबला करेगा। मेरे साथियों, अभी वर्तमान समय में एक छोटा सा युद्ध चल रहा है, और वो जो युद्ध है वो कई दिनों से रूस और यूक्रेन की जंग आप जानते हैं, और उस रूस और यूक्रेन की जंग को कई वर्ष हो चुके हैं। ये रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो इसी नाटो को लेकर हुई है। रसिया जो है एक समय पे किसका नेतृत्व कर रहा था? सोवियत संघ का। यानी ये सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के बीच में शीत युद्ध चलता है।
इसी सोवियत संघ से सन 1991 ईस्वी में महीना है दिसंबर का, 1991 ईस्वी में 3 राष्ट्र अलग हुए थे। पहला राष्ट्र है रूस, दूसरा राष्ट्र है यूक्रेन और तीसरा राष्ट्र है बेलारूस। ये तीनों राष्ट्र अलग हो जाते हैं और मेरे साथियों 1991 में जैसे ही ये तीनों अलग राष्ट्र होते हैं तो 15 गणराज्य सोवियत संघ से बनते हैं। उन 15 गणराज्यों का लीडर मेरे दोस्तों पहले ये रसिया हुआ करता था। मतलब ये रूस ही उसमें सबसे शक्तिशाली था, ये रूस ही उसमें सबसे बलवान था, ये रूस ही इसमें सबसे ताकतवर था। लेकिन ये यूक्रेन, रूस और बेलारूस तीनों जब अलग अलग बनते हैं तो टोटल इनमें 15 गणराज्यों का निर्माण होता है। मेरे साथियों यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जेलेंस्की। ये जो जेलेंस्की है इनका मानना है कि हम इसमें शामिल होंगे इस नाटो में। रसिया ने मना किया यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कि आप नाटो में शामिल नहीं हो सकते। तो रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर जो पुतिन है, पुतिन ने बार बार इनको समझाया और कहा कि अगर आप फिर भी नहीं माने तो हमें जवाब में आपके ऊपर हमला करना पड़ेगा और यह हमला इतना दर्दनाक होगा कि आने वाले समय में आप वापस से उठ नहीं पाओगे। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की को बार बार समझाते हैं लेकिन जेलेंस्की मानने वाले नहीं थे। जेलेंस्की की एक ही जिद थी। जेलेंस्की ने कहा कि हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं और हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करते हैं, आपको क्या दिक्कत है, हम जिधर जाएं उधर जाएंगे। जब नहीं माना तो रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमला करने का आदेश दे दिया और ये जंग वर्तमान समय में भी चल रही है। मेरे साथियों ये किस लिए हुआ, इस नाटो को लेकर हुआ। अब मेरे साथियों यहां पे आपको ध्यान रखना है, नाटो की स्थापना अमेरिका के द्वारा की गई तो उस समय सोवियत संघ है ये भी 1956 ईस्वी में वारसा की स्थापना कर देता है, अर्थात वारसा पैक्ट की स्थापना करता है। किसके मुकाबले, नाटो के मुकाबले। यह संघर्ष चल रहा था लेकिन भारत जो है वो लगातार विदेश के संपर्क में था। भारत ने सन 1956 ईस्वी में जब ब्रिटेन ने मिस्र के ऊपर हमला किया, 1956 में हमला करता कौन है, ब्रिटेन। करता किसके ऊपर है, मिस्र के ऊपर। करता क्यों है, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि मैं स्वेज नहर को ले लूं। ब्रिटेन चाहता है कि मैं स्वेज नहर को ले लूं। मेरे साथियों इस बात का विरोध भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ब्रिटेन को मिस्र के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, स्वेज नहर को कब्जे में नहीं लेना चाहिए। ये बात कौन कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। यानी भारत जो है वो ये चाहता है कि जो नव स्वतंत्र राष्ट्र है वो सारे के सारे भारत के पक्ष में रहे, वो सारे के सारे गुट निरपेक्ष का समर्थन करे, वो सारे के सारे अपना तीसरा विकल्प देखे। जो अभी अभी आजाद हुए हैं उन तमाम राष्ट्रों का मानना है कि अगर हम एक रहेंगे, अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे साथियों अपन आगे देखते हैं, आप थोड़ा सा गौर करके देखिए, ये वही बातें लिखी हुई है जिनका अपन ने जिक्र किया है। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना होती है। 1956 में ब्रिटेन के द्वारा हमला भी किया गया, कौन से मामले को लेकर, स्वेज नहर को।
यहां पे मेरे साथियों सोवियत संघ जो है वो जब हंगरी के ऊपर आक्रमण करता है तो भारत ने इसका क्या नहीं किया, विरोध नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, वो शुरुआत से ही साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उनका मानना था कि मेरा जो विचार है वो ज्यादातर सोवियत संघ के करीब रहेगा। अपन इसको आगे बरकरार रखते हैं और भारत लगातार धीरे धीरे विदेशों के साथ में संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है। तो मेरे साथियों भारत की एक छोटी सी चाल आप और देखिए, और जब आप उस चाल को देखोगे और आप उस चाल को समझोगे तो पता चलेगा कि शुरुआत में विदेशों से कैसे संपर्क साधा गया था। मेरे साथियों भारत जो है वो एफ्रो एशियाई एकता के लिए बात करता है। इसका मतलब क्या है? उसने कहा कि अफ्रीका जो है और अफ्रीका के जो कुछ राष्ट्र है जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं और एशिया के जो कुछ राष्ट्र है वो आज़ाद हुए हैं, इन सब में क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए। अगर ये सारे के सारे मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे तो अमेरिका जो रसिया है उसका हम मुकाबला कर पाएंगे। इसके साथ साथ में जो सोवियत संघ है उसका भी हम मुकाबला कर पाएंगे। अर्थात दोनों में हम शामिल नहीं होंगे तब भी हमारा काम अच्छी तरह से चल जाएगा। मेरे साथियों यहाँ पे भारत के जो प्रधानमंत्री है वो एशिया में, अफ्रीका में नव स्वतंत्र देशों के साथ में जुड़कर काम करना चाहते हैं। मेरे साथियों सन 1949 ईस्वी में देखिए इंडोनेशिया जो है यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया और ये कहा कि इंडोनेशिया को बहुत जल्द क्या मिलनी चाहिए? आज़ादी मिलनी चाहिए। एक सम्मेलन किया गया इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में, और यह जो बांडुंग शहर में सम्मेलन किया गया वो सन 1955 में किया गया। मेरे साथियों इसके बाद में यहीं से कूटनिरपेक्षता की नींव पड़ी थी। इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में जब 1955 ईस्वी में सम्मेलन हुआ तो पहला जो शिखर सम्मेलन कूटनिरपेक्षता का है वो सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ। और ये बेलग्रेड मेरे दोस्तों इंडोनेशिया में है, और इसी इंडोनेशिया में मेरे साथियों जो महत्वपूर्ण यहाँ के नेता थे वो भारत का समर्थन कर पाते हैं। आगे अपन देखते हैं इस तरह से भारत अपनी विदेश नीति को अपनाता है। मुख्य तौर पे आपको बहुत ज़्यादा बातों का ध्यान नहीं रखना, इतना ही ध्यान रखना है कि भारत जो है वो विश्व पटल पे धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, अपने वर्चस्व को बढ़ा रहा है और संबंधों को स्थापित कर रहा है। मेरे साथियों इन्हीं संबंधों में हम अपने एक पड़ोसी देश चाइना की बात करते हैं। ये चाइना शुरुआत में भारत के लिए अच्छा साबित हो रहा था। भारत के प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू है उनका मानना था कि चाइना अगर भारत का साथ देगा, चाइना अगर भारत के साथ में खड़ा रहेगा तो हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चाइना के साथ में मिलकर विश्व में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन मेरे साथियों थोड़ी सी इस कहानी को अपन सुनते हैं और समझते हैं कि चाइना ने किस प्रकार से विश्वासघात किया।